Hello everyone. Now in the today's session we going to discuss about the terminologies. हमारे पास कौन कौन सी terminologies होगी जो कि वैल्यूएशन में डिपेंड करेगी. So the first terminology is known as gross income. ग्रॉस इनकम का ये मीनिंग होता है कि हमारे पास टोटल कितनी इनकम आ रही है कितने भी सोर्सेज से. आइदर हो सकता है आपके पास रेंट आ रहा हो, आइदर आपके पास हो सकता है सैलरी आ रही हो, आइदर हो सकता है आपके पास मिसलिनियस चार्जेस आ रहे हो. तो ये जितनी भी इनकम रहेगी दैट ऑल गोइंग टू डिपेंड अपॉन द वैल्यूएशन. तो वैल्यूएशन से आपको जितनी भी इनकम मिल रही है दैट इनकम इज नोन एज ग्रॉस इनकम. इसमें किसी प्रकार के कोई भी खर्चे इंक्लूडेड नहीं है. सो जो टोटल इनकम हमको मिलेगी, जो भी हम इसमें ऑपरेट कर रहे हैं, बिल्डिंग को रेंट पे चला रहे हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने फर्स्ट फ्लोर को पूरा कमर्शियल रेंट पे दे दिया है, सेकंड फ्लोर पे मैंने ऑफिसेज दे दिए, थर्ड फ्लोर पे मैंने किसी होटल वाले को दे दिया है, फोर्थ फ्लोर पे मैंने किसी पब वाले को दे दिया है. तो मुझे जितनी भी इनकम आ रही है फ्रॉम द ओवरऑल बिल्डिंग दैट इनकम इज नोन एज ग्रॉस इनकम. ओके. अब इसके बाद एक मेरे पास आता है नेट इनकम. पहले हमने क्या पढ़ा था? ग्रॉस इनकम. अब मैं पढ़ूंगा नेट इनकम. नेट इनकम का ये मीनिंग रहता है कि आपने ग्रॉस इनकम में से जितने भी खर्चे हो रहे थे वो सब काट दिए. खर्चे कैसे? जैसे आपको उसमें के अंदर टैक्स भरना रहता है, आपको इंश्योरेंस भरना पड़ता है, आपको सैनिटरी वाटर चार्जेस पे करना रहता है. मतलब जितनी भी आउटगोइंग्स होंगी, जितने भी खर्चे होंगे, आप क्या करेंगे उसमें से माइनस कर देंगे. किस में से? ग्रॉस इनकम में से. सो यू विल गोइंग टू हैव द नेट इनकम दैट इज नोन एज NI. तो नेट इनकम को हम कैसे बोल सकते हैं? नेट इनकम विल बी इक्वल्स टू द ग्रॉस इनकम माइनस आउटगोइंग्स. नेट इनकम विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू द ग्रॉस इनकम माइनस द आउटगोइंग्स. यहाँ पे आउटगोइंग्स कौन कौन सी होगी? जैसे रिपेयर्स होंगे, आर्किटेक्चरल ट्रीटमेंट वगैरह होगा. ये सारे हम जिसके आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे वैल्यूएशन में, तब इसको डिटेल में कंसीडर करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय द आउटगोइंग्स एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आउटगोइंग्स. ओके. फिर इसके बाद आउटगोइंग किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा? जैसे कि आउटगोइंग सबसे पहले डिपेंड करेगा टैक्सेशन के ऊपर. कैसा टैक्सेशन? जैसे कि हमको हमारे पास कोई भी प्रॉपर्टी है तो उसके लिए हमको तरह तरह के टैक्स भरने हैं. जैसे म्युनिसिपल टैक्स हो गया, वाटर टैक्स हो गया, सॉलिड वेस्ट टैक्स हो गया, साथ ही साथ हमारे पास इंश्योरेंस का टैक्स हो गया, साथ ही साथ इसमें हमारे पास सिंकिंग फंड वगैरह आ गया. तो ये सारे टैक्सेस किसके ऊपर डिपेंड करेंगे? आउटगोइंग्स के ऊपर. मतलब कोई भी अगर आपके पास एक प्रॉपर्टी है, जैसे उसकी कीमत है 1 लाख रुपए, तो इसमें आपको रिपेयर्स के लिए अबाउट 1/12 एक्स्ट्रा करना पड़ता है. 6% आपको म्युनिसिपल टैक्स देना पड़ता है, अबाउट 2% आपको प्रॉपर्टी टैक्स देना रहता है. सो दिस आर नोन एज टैक्सेस फॉर द आउटगोइंग्स. फिर इसके बाद साथ ही साथ आउटगोइंग्स का दूसरा पैरामीटर डिपेंड करेगा हमारा रिपेयर्स. रिपेयर्स मतलब जैसा कि हमने डिस्कस करा कि जो भी हमारी इनकम हो रही है तो उसका 1/12 जो पोर्शन है वो रिपेयर्स में जाता है. ऐसा हम मान के चलते हैं, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं मोटा मोटा कि 10 to 15% ऑफ द टोटल ग्रॉस इनकम हमको टैक्स में रिपेयर्स में पे करना ही है. फॉर एन एग्जांपल, अगर आपकी बिल्डिंग है उससे आपको कीमत हो रही है 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए का 10% कितना आएगा? ये पूरा जाएगा रिपेयर्स के अंदर. हो सकता है किसी मंथ रिपेयर में कम खर्चा आए, किसी मंथ में रिपेयर का ज्यादा खर्चा आए, तो आपको ये पैरामीटर लेकर ही चलना है. आपको अबाउट 10 to 15% उसका चार्ज निकाल के ही रखना है. और आपने क्या करा है? आपने अपनी प्रॉपर्टी को किसी को रेंट पे दे रखा है, तो उसका आपको 1 to 1.5% पर मंथ, अगेन आई एम रिपीटिंग, 1 to 1.5% पर मंथ इसका आपको उनसे अलग लेना पड़ेगा ताकि आप उस चीज को रिपेयरिंग वगैरह कर सकें. अब रिपेयरिंग में मेन खर्चा क्या होता है? देखिए, जैसे कि हो सकता है दरवाजे का हैंडल निकल जाए, हो सकता है दरवाजा थोड़ा सा हमारा साइड से शिफ्ट हो जाए, या हो सकता है हमको कोई खिड़की में दिक्कत आ रही हो, या हो सकता है हमारे फर्नीचर में थोड़ा सा करेक्शंस आ रहे हो, तो ये हमको अलग से निकालना पड़ेगा. दैट इज नोन एज रिपेयर्स. तो फर्स्ट वी डीड अबाउट द टैक्सेशन. फर्स्ट हमने रीड करा था अबाउट द टैक्सेशन. सेकेंड वन इज नोन एज रिपेयर्स. थर्ड, अब अगर आपके पास कोई भी एक बिल्डिंग है तो बिल्डिंग में जाहिर सी बात है एक स्वीपर भी होगा, एक पंप अटेंडेंट होगा, एक लिफ्टमैन होगा, एक वॉचमैन होगा, एक कोई रेंट कलेक्टर होगा जो सारे फ्लैट्स में जाके रेंट या फिर आपका जो भी रहता है बिल्डिंग का सिक्योरिटी वो डिपॉजिट करेगा. सो इन दैट पर्टिकुलर केस ऑल्सो, तो इस चीज को मैनेजमेंट चार्जेस के नाम से भी हमको लेना होगा. जैसे हर सोसाइटी में एक ना एक हमारे पास सेक्रेटरी रहता है, तो वो सेक्रेटरी का जितना भी काम करेगा मैनेजमेंट का, दैट इज नोन एज आउटगोइंग्स. तो ये थर्ड हमारे पास आता है मैनेजमेंट, और ये भी अबाउट 5 to 10% तक हमारी रेंज में लाई करेगा. मतलब जैसे अगर मेरी बिल्डिंग की कीमत है 1 लाख रुपए और उससे मुझे रेंट मिल रहा है 10,000 रुपए, तो 10,000 रुपए का 5 से 10% मुझे अलग से निकालना पड़ेगा ताकि मैं इन सब